Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholar and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here with an important topic that is related to constitutional law as well as related to current events. आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपने थंबनेल पढ़कर ही आपने आइडिया लगा लिया होगा कि मेरा टॉपिक किस बेस पर है। लेकिन अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको बता देती हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है कि जो राजनीति है उसके अंदर आया राम गया राम की क्या भूमिका है। आया राम गया राम का मतलब वो एमएलएज या वो एमपीज़ हैं जो एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चले जाते हैं। मौजूदा टाइम में जो राजस्थान सरकार है वहाँ पर ऐसी ही कोई उथल पुथल मची हुई है। तो मुझे ये लगा कि ये करंट का टॉपिक है तो इसके ऊपर मैं लॉ के रेफरेंस में आपको एक्सप्लेन करूं कि क्या जो सचिन पायलट है वो अगर सरकार को छोड़ के जाता है अपने एमएलएज के साथ तो उनका आगे क्या रोल रहेगा, उनकी क्या लीगल वैल्यू रहेगी, उसके बारे में मैं ये जो आज का जो ये वीडियो है उसमें एक्सप्लेन करूँगी और आपको समझाऊँगी कि लॉ ने कैसे एक सुरक्षा दी हुई है और जब उस सुरक्षा का वायलेशन होता है तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ये आया राम गया राम जो शब्द है ये राजनीति में आया ही क्यों। सबसे पहले तो ये एक विषय की बात है कि आया राम गया राम शब्द राजनीति में कहाँ से आया, क्यों इस शब्द का यूज़ किया गया। दरअसल ऐसा हुआ था सन 1967 में 1967 में हरियाणा के पलवल ज़िले के हसनपुर जो विधानसभा सीट है वहाँ के एक एमएलए थे, उनका नाम था गया लाल। तो वो एक ऐसे एमएलए थे जिनका दिल कहीं नहीं टिका, दिमाग कहीं नहीं टिका। उन्होंने एक दिन में 9 घंटे के अंदर अंदर 3 बार जो है पार्टियां बदल ली थी। पहले वो कांग्रेस के विधायक थे, फिर थोड़ी देर में उनका मन किया वो बीजेपी नहीं, जो जनता पार्टी थी उसमें चले गए और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद कांग्रेस में आ गई। तो उस टाइम सबसे पहले जो है ये आया राम गया राम का जो जुमला है वो उसी व्यक्ति से निकल के आया। जब उस व्यक्ति को जब वो कांग्रेस में आया तो उसको लेकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो जो स्पीकर थे उन्होंने ये बात कही कि ये जो है गया राम है जो अब हमारे आया राम बन गए हैं। तो इस तरीके से अब जब कभी भी कोई व्यक्ति दल बदल के किसी दूसरी पार्टी में जाता है तो उसको आया राम गया राम कहकर संबोधित किया जाता है। ये तो हो गई इसकी हिस्ट्री का परिप्रेक्ष्य हो गया कि हिस्ट्री में ये शब्द कैसे राजनीति में एंटर हुआ। उसके बाद ये जो सिस्टम चलता ही रहा, काफ़ी लेवल पर ये हाई लेवल पर बढ़ गया। जब 1985 में राजीव गांधी उस टाइम के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने सोचा कि अगर इस पर आज कोई लगाम नहीं लगाई जाएगी तो भविष्य में ये सभी को नुकसान पहुंचाएगा। और उस टाइम में उन्होंने एंटी डिफेक्शन लॉ 10वीं सूची में 10वीं जो हमारी अनुसूची है उसके अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल कानून को लेकर आए। ये कानून आ गया, इसके बाद कुछ हद तक लगाम लगी, लेकिन फिर भी जो ये सिलसिला है ये टूटता दिख नहीं रहा है। अब हम ये देख लेते हैं कि इसके अंदर किस कंडीशन पे किसी भी व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाता है। सबसे पहला कि जो व्यक्ति जिस पार्टी से एमएलए या एमपी बनकर आया है वो व्यक्ति अगर किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर आ जाएगा और उसकी जो सदस्यता है वो रद्द हो जाएगी। सेकंड चीज़ ये है कि कोई निर्दलीय उम्मीदवार है और वो निर्दलीय उम्मीदवार किसी पार्टी को समर्थन देता है बाहर से तो ठीक है, लेकिन अगर वो उसी पार्टी का ही मेंबर बन जाता है तो उसके बाद उसके ऊपर भी एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल कानून लागू हो जाएगा और उसकी सदस्यता भी रद्द हो जाएगी। तीसरा इसका एक कंडीशन ये हो जाती है कि जब कोई किसी पार्टी का मेंबर है, एमएलए या एमपी है और वो उन्हीं के किसी मीटिंग में भाग नहीं लेता, कहीं हस्ताक्षर करने होते हैं वो नहीं करता, तब भी उसकी सदस्यता जो है रद्द की जा सकती है। और ये जो सदस्यता जो रद्द होगी ये किस आधार पर रद्द होगी ये जो है आपको मैं बता चुकी हूँ कि ये कंडीशन है रद्द हो जाएगी। लेकिन इसके अपवाद भी है, एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन ये है कि यदि कोई पार्टी, मान लो कांग्रेस है, बीजेपी है, कोई भी और पार्टी है, उसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनका 2/3 मेंबर अगर इकट्ठे चले जाते हैं किसी दूसरी पार्टी में तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी।
मान लीजिए कि 42 विधायक हैं सारे जो जाना चाह रहे हैं, टोटल विधायक जो है 42 हैं और उनमें से 2/3 आप मान लो, 42 को आप मल्टीप्लाई करो 2/3 से, तो क्या बच जाएगा आपके पास? 28 बच जाएगा। अगर 28 MLA इकट्ठे जाते हैं तो उनके सदस्यता पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, और नहीं तो अगर मान लो 28 से कम जाएंगे उस मैटर में तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी और उनको दोबारा से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। सेकंड इसका एक्सेप्शन ये है कि जो स्पीकर होता है लोकसभा का या विधानसभा का, वो स्पीकर इंडिपेंडेंट होता है। अगर वो कोई पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाना चाहता है तो उसके ऊपर भी ये लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। ये जो 2/3 का रेफरेंस आया है, ये 2/3 का रेफरेंस आया है 91st जो अमेंडमेंट हुआ था 2003 में। उससे पहले क्या था, 1/3 सदस्य होते थे। अगर 1/3 सदस्य चले जाते थे तो जो सदस्यता रद्द नहीं होती थी। और लेकिन जब ये अमेंडमेंट आया 2003 में 91 संशोधन से 91 संशोधन से, उसके बाद 2/3 कर दिया गया। अब ये बात आती है कि इसे जो ये एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, ये लाया कब गया था? ये लाया गया था 1985 में। और 1985 में उस टाइम में जो 52nd जो अमेंडमेंट हुआ था उसके थ्रू इसको लाया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो एक स्टेबिलिटी है, एक ठहराव है राजनीतिक पार्टियों का सरकार चलने के दौरान, वो बना रहे, इस उद्देश्य से इसे लाया गया था। ये सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों पर इक्वली अप्लीकेबल है, लागू होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून की किसी पे अप्लीकेबिलिटी होती है तो उसके बाद क्या होता है और कौन उसकी सदस्यता को रद्द करता है? तो जो सदस्यता को रद्द करने का जो अधिकार है वो है स्पीकर को। लोकसभा या विधानसभा का जो स्पीकर होगा उसके पास एक शिकायत जाएगी, उस शिकायत पर वो एक्शन लेगा, कार्रवाई करेगा और सदस्यता रद्द कर देगा। क्या उसकी सदस्यता रद्द होने के बाद वो आगे लड़ सकता है? आगे उसका जो है 6 साल तक वैसे उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। 6 साल तक वो आगे किसी भी एक्ट में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। अब ये इशू आता है कि क्या इसको जुडिशियल रिव्यू में भी लेके जा सकते हैं? जुडिशियल रिव्यू का मतलब जो ये फैसला अध्यक्ष के द्वारा लिया गया, क्या उस पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई रिव्यू कर सकती है? क्या दोबारा से उस फैसले पे गौर कर सकती है? तो इसके लिए क्या है कि पहले ऐसा कुछ जो लॉजिक नहीं होता था। पहले जो स्पीकर का जो फैसला होता था वही फाइनल फैसला होता था। लेकिन जब एक केस आया 1993 का एक केस है, उस केस का नाम है किहोतो होलोहन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब कोई ऐसा एक्ट होता है या सदस्यता रद्द होगी और अध्यक्ष ने अगर इल्लीगल तरीके से या अपनी दूसरी पार्टी के दबाव में आके या कोई गलत फैसला लेके सदस्यता रद्द कर दी है, सारे मायने उसके नहीं समझे, तो उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। और जो ये प्रोविज़न दिया हुआ है कि सिर्फ स्पीकर का फैसला ही फाइनल होगा, वो क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अब अगर हम आज की बात करें, मौजूदा समय में जो राजस्थान सरकार में जो उथल पुथल चल रहा है, वहाँ पर कितने MLA अगर चले जाते हैं सचिन पायलट के साथ तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। अब मान के चलिए न्यूज़ में आ रहा है कि सचिन पायलट जो है उनके पास 30 MLA का सहयोग है। 30 MLA का सहयोग है। टोटल कांग्रेस के जो MLA हैं वो 107 है। अगर आप 107 का 2/3 करते हो, 2/3 करते हो, तो वो तकरीबन बनेगा आपके पास 64 MLA के करीब। तो अगर 64-65 MLA के करीब अगर सचिन पायलट के पास होते तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर उनके पास सिर्फ 30 MLA हैं। उससे क्या होगा? राजस्थान सरकार जो है कांग्रेस की वो गिर सकती है और बीजेपी का बहुमत आ सकता है। लेकिन अगर ये 30 MLA जाते हैं तो इनकी सदस्यता भी रद्द हो जाएगी और वहाँ दोबारा इलेक्शन होंगे और वहाँ वो दोबारा इलेक्शन में अगर खड़े हो जाते हैं और जीत जाते हैं तब जाके उनका कोई काम बनेगा। तो ये भी कहा जा रहा है कि जो सचिन पायलट है वो ज्योतिराज सिंधिया ही है दूसरा। तो ज्योतिराज सिंधिया ने अगर ये छोड़ा था किसी पार्टी को, वो उनका स्वतंत्र फैसला था, लेकिन उनको उससे क्या हासिल हुआ वो तो आप सभी के सामने है। तो ये तो जो था एंटी डिफेक्शन लॉ के रिगार्डिंग जो मोटे मोटे फैक्ट थे वो मैंने आपको वर्बली सारा कुछ करवा दिया। लेकिन जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास करेंगे उसमें मैं डिटेल में आपको पॉइंट वाइज इनको मेंशन करूँगी जो इजीली आपके नोट्स बन जाएंगे। तो आई होप आपका ये जो आज का जो टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग लगा होगा करंट रेफरेंस में। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है कमेंट कर दीजिए
और व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। और कोई सुझाव है कि मैं क्या इम्प्रूवमेंट्स और ला सकती हूँ तो आप मुझे वो भी सजेशन दीजिए। और कोरोना के टाइम में अपनी जो है सेहत का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। तो ये एक लॉजिक आप मान के चलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।